हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हीट वेव अभी तो शुरुआत है। हम लोग सभी मरने वाले हैं। एक टाइम आएगा जब कोई नहीं बचेगा हमारे कहानियों को याद करने वाला। तो चलते हैं, हीट वेव के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। डिफिनीशन से शुरू करते हैं। हीट वेव अनयूजुअल फॉर्म में हॉट वेदर की पीरियड है जो आमतौर पर 2 या उससे ज्यादा दिनों तक रहती है। हीट वेव को कंसीडर करने के लिए टेम्परेचर को किसी दिए गए एरिया के लिए हिस्टोरिकल एवरेज से बाहर होना चाहिए। डेंजरस हीट कुछ के लिए एक गर्मी की लहर एक नली के साथ या कुछ स्प्रिंकल में इधर उधर भागने के बहाने की तरह लग सकता है। हकीकत में हालांकि हीट वेव या गर्मी की लहरें कोई हंसी की बात नहीं है। वे सीरियस मौसम की घटनाएं हैं जो काफी खतरनाक हो सकती है। ये कैसे फॉर्म होता है। गर्मी की लहरें आमतौर पर या हीट वेव आमतौर पर ट्रैप्ड एयर का रिजल्ट है। 2012 की हीट वेव के दौरान हवा लंबे समय तक नॉर्थ अमेरिका के ऊपर फंस गई थी। अब देखते हैं ये कैसे फंसती है। हाई प्रेशर सिस्टम हवा को नीचे की ओर फोर्स करती है। यह फोर्स जमीन के पास की हवा को ऊपर उठने से रोकती है। डूबती हुई हवा एक कैप या टोपी की तरह काम करती है। यह उस जगह में वार्म ग्राउंड एयर को फंसाकर रखती है। जैसे इस फिगर में अगर हम देख सकते हैं किस तरीका से ये हीट वेव्स जो है हाई प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो गर्म एयर है इसको क्या करता है, उठने नहीं देगा। नहीं देने की वजह से क्या होगा कि ये हाई प्रेशर जो है जो भी एयर है उसको डाउनवर्ड जो है फोर्स करता है, जिसकी वजह से जो है ग्राउंड से ये गर्म हवा ऊपर की तरफ नहीं उठ पाती है। तो ये नहीं उठ पाएगी तो सिंकिंग एयर जो रहेगा वो कैप की तरह, ये जो कैप की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये वार्म ग्राउंड एयर जो है वो ट्रैप हो जाता है और उस एरिया में हीट वेव क्रिएट करता है। ठीक है, क्लियर है। मैकेनिज्म ऑफ हीट एक्सचेंज। ब्रेन में बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर हाइपोथैलेमस बॉडी के कोर टेम्परेचर को हेल्दी लिमिट्स के भीतर रखने में मदद करता है। रेस्ट में मतलब आराम की हालत में यह लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ टेम्परेचर हेल्थ पर किसी भी नुकसानदायक इफेक्ट के बिना 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जब तक कि थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम इसकी कंट्रोल के रेंज के अंदर हो। एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जिसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होता है। बॉडी से इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। अब देखते हैं जैसे बॉडी जो हमारा हीट कैसे रिलीज करता है, कन्वेक्शन के द्वारा। हमारे बॉडी के चारों तरफ अगर पानी है, हवा है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा वहां से ये बॉडी से जो है हीट निकलता है। तो कन्वेक्शन कंडक्शन में क्या होता है, जैसे सॉलिड चीज वगैरह कुछ है, फ्लोर है, वॉल्स है, तो इसमें क्या होगा कि कंडक्शन के थ्रू उस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं, जिससे हीट हमारा फ्लोर में चला जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी से इस फिगर को हम देख सकते हैं ना। कन्वेक्शन हो गया, ये कंडक्शन फ्लोर पे जा रहा है। ठीक है, लगभग 1% से कम, कन्वेक्शन से 10% से कम के आसपास। रिस्पिरेशन से अगर हम सांस छोड़ते हैं तो गर्म हवा अगर हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हीट हम जो लोग जो है लॉस करते हैं लेस देन 5% तक लगभग। ठीक है, उसके बाद जो रेडिएशन या इवेपोरेशन ऑफ स्वीट, अगर स्वीटिंग हम करते हैं तो स्वीटिंग से भी हमारा जो है हीट रिलीज होता है, बॉडी को कूल करता है 75% लगभग इसका। और एक्सटर्नल वर्क से 0 से 20% तक। बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए हमारा हीट स्टोरेज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको जो है हैवनिथ नाम का बंदा ने इसको इस तरीका से बताया था कि हीट स्टोरेज जो होता है हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस का डिफरेंस होता है। जितना हीट हम प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी के अंदर उतना ही अगर हीट लॉस करते हैं और उसका वो 0 अगर आता है तो फिर हम उसको बैलेंस में रख सकते हैं। हीट प्रोडक्शन जो होता है वो मेटाबॉलिक रेट और एक्सटर्नल वर्क का डिफरेंस होता है।
और हीट लॉस होता है कंडक्शन प्लस रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन प्लस इवेपोरेशन प्लस रेस्पिरेशन, जिसकी प्रोसेस के थ्रू जो है हम लोग हीट को लॉस करते हैं अपने बॉडी से। तो सभी का सम जो है हीट लॉस होगा, और हीट प्रोडक्शन जो मेटाबॉलिक रेट माइनस एक्सटर्नल वर्क, ये होता है हीट प्रोडक्शन। और इस दोनों के डिफरेंस को हीट स्टोरेज बोलते हैं। जितना हीट हमारा बॉडी में बचता है वो स्टोरेज कहलाता है, और वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिससे जो है हम हमारा बॉडी जो है स्टेबल रह सके, हमारा बॉडी टेम्परेचर। हीट वेव या हीट या हॉट वेदर जो कई दिनों तक रह सकता है, समाज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है, जिसमें हीट रिलेटेड डेथ भी शामिल है। हीट वेव नेचुरल हजार्ड्स में सबसे खतरनाक है, लेकिन शायद ही कभी इस पर एडिक्वेट ध्यान दिया गया है, क्योंकि इनसे होने वाली डेथ, टॉल और विनाश ऑलवेज तुरंत क्लियर नहीं होता है। 1998 से 2017 तक हीट वेव की वजह से 1,66,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें यूरोप में 2003 की हीट वेव के दौरान 70,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट के लिए पॉपुलेशन एक्सपोजर बढ़ रहा है। 2000 और 2016 के बीच हीट वेव के कांटेक्ट में आने वाले लोगों की संख्या में लगभग 125 मिलियन की बढ़ोतरी। ये कुछ पेपर्स कटिंग है, इसमें हम देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में हीट वेव की वजह से जो डेथ होता है, उसमें इंडिया की भागीदारी लगभग 20% से ज्यादा है। मतलब 1,66,000 अगर डेथ हो रहा है, तो उसमें 20% से ज्यादा इंडिया की भागीदारी होती है। इस साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जो खास करके जो है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और गैस के जलाने की वजह से जो है हीट वेव जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। टेम्परेचर अगर हम देखें, तो यहाँ इस लाइन पे अगर हम ध्यान दें, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इंडिया का मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा के टेम्परेचर को कवर कर रहा है। बाकी सऊदी अरेबिया भी, थाईलैंड, ये फिलीपींस, ये सब भी अफेक्टेड है। बट इंडिया का हाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब का हाल जो है, श्रीलंका बहुत ज़्यादा बुरा। 1990 से 2019 तक 1,53,078 डेथ जो है पर ईयर के हिसाब से हो रहा है। फिजियोलॉजिकल एक्लिमेटाइजेशन, ये एक्लिमेटाइजेशन है क्या? कोई भी ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग कोई भी एनिमल या सोशल एनिमल जैसे ह्यूमन बींग्स, जब कोई भी इन्वायरमेंट का कंडीशन होता है, तो वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को एडजस्ट करता है या अडेप्ट करता है, एक्लेमेटाइज करता है। उसी प्रोसेस को जो है बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है। इसमें शॉर्ट टर्म हीट एक्लिमेटाइजेशन भी होता है, जैसे हीट वेव आया तुरंत, तो उस कंडीशन में भी जो है एक्लिमेटाइज होता है। 3 से 12 दिन में जो है हमारा बॉडी शॉर्ट टर्म एक्लिमेटाइजेशन कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, कंप्लीट एक्लिमेटाइजेशन के लिए, अगर अनफैमिलियर थर्मल इन्वायरमेंट है, तो सेवरल ईयर्स भी लग सकता है। हीट वेव का इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे किस तरीके से पड़ता है? हीट वेव का इम्पैक्ट जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पर, साथ ही साथ जो है पॉपुलेशन के एडेप्टेशन एक्लिमेटाइजेशन पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी तैयारी इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपोजर ऑफ हीट से होने वाले, जैसे अगर कंट्रोल हाई टेम्परेचर है, अगर हमारा बॉडी जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो हीट एग्जॉक्शन हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, फेंटनेस और ड्राई वार्म स्किन, आपका स्किन गर्म और ड्राई आपका जो है लोअर लिम्स में स्वेलिंग, नेक या पे हीट रैश, या पूरे बॉडी में भी किसी किसी को जो है हीट रैश हो जाता है। क्रैम्प्स होगा पाँव में, हेडेक, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, लेथार्जी, वीकनेस टाइप का होने लगेगा। हीट सीवियर डिहाइड्रेशन भी कॉज कर सकता है। एक्यूट सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट मतलब स्ट्रोक, जैसे ब्लड का जो है प्रवाह जो है हमारे ब्रेन पे नहीं जा पाता है, तो इसके इस कंडीशन में जो है स्ट्रोक भी हो सकता है। और थ्रोम्बोजेनेसिस या ब्लड क्लॉट्स भी काउज कर सकता है हीट वेव अगर ज्यादा है, अगर हमारा बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या एक्लिमेटाइज नहीं कर पा रहा है। तो अगर कोई क्रोनिक डिजीज में है या मेडिकेशन कोई ले रहा है, तो उस हीट वेव का इफेक्ट जो है बहुत ही खतरनाक रूप से होता है। वो कॉम्प्लिकेशन के बहुत ही ज्यादा रिस्क में होता है, डेथ भी हो सकता है, खास करके ओल्डर पीपल और चिल्ड्रेन के केस में। हीट वेव के दौरान अपने आप को सेफ रखने के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस क्या हो सकता है? घर के सबसे ठंडे कमरे में जा करके, खास करके रात में
बिताना चाहिए। अगर अपने घर को ठंडा रखना संभव नहीं है तो दिन के 2-3 घंटे ठंडी जगह में बिताना चाहिए। दिन के सबसे गर्म समय जैसे 12 से 3 के बीच बाहर नहीं जाना चाहिए या बाहर जाने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रीनुअस फिजिकल एक्टिविटी से बचें। अगर जोरदार या स्ट्रीनुअस एक्टिविटी करना मजबूरी है तो इसे दिन के सबसे ठंडे हिस्से के दौरान जैसे सुबह 4 से 7 के बीच करना चाहिए। छाया में रहना चाहिए और बच्चों या जानवरों को पार्क किए गए व्हीकल में नहीं छोड़ना चाहिए। हीट वेव के दौरान किस तरीक़े से जो है अपने आप को हम ठंडा रख सकते हैं। तो हीट वेव के दौरान से ठंडी शावर या नहा करके शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखें। ठंडा रखने के लिए आप कोल्ड पैक और रैप्स, टॉवेल, स्पंजिंग और फुट बाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के ढीले-ढाले जो है कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो बड़ी वाली जो टोपी आती है चौड़ी-चौड़ी वो लगा लें, सन ग्लासेस लगा लें। हमेशा जो है सीट्स जो चादरें हैं वो हल्की पतली सी यूज़ करनी चाहिए ताकि हीट एक्यूमुलेशन से बचा जा सके। हमेशा जो रेगुलर पानी पीना चाहिए। अगर प्यास नहीं भी लगी है फिर भी पानी थोड़ा बहुत पीते रहना चाहिए। अल्कोहल से पूरी तरीक़ा से अवॉइड करना चाहिए। कैफ़ीन और शुगर से जो है कोशिश करना चाहिए कि उसको भी अवॉइड किया जा सके। हमेशा जो है छोटा-छोटा मील्स लेना चाहिए और छोटा-छोटा मील्स लीजिए, प्रायः लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ज़्यादा मील्स एक ही साथ नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन को जो है अवॉइड करना चाहिए हमेशा। कर रहे हैं हीट वेव की वजह से अगर हम अनवेल फील कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कि अगर आप हीट वेव के दौरान चक्कर आना, कमज़ोर, परेशान या ज़्यादा प्यास और सिर दर्द महसूस करते हैं तो जल्द से जल्द ठंडी जगह पर जाना और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते रहना चाहिए। ये अच्छा माना जाता है। रिहाइड्रेट के लिए पानी या फलों का रस पीना चाहिए। अगर मसल्स में दर्द वाली ऐंठन है, खास करके जैसे पैर, बाँह और पेट में, तो तुरंत ठंडी जगह पर आराम करना चाहिए। अगर 1 घंटा से ज़्यादा दर्द हीट क्रैम्प्स हो रहा है, तो इस कंडीशन में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना चाहिए, अगर अनयूजुअल सिम्पटम्स फ़ील कर रहे हैं तो। अगर आप या आपके परिवार में या किसी बंदे को जिसको आपने असिस्ट किया हो उसका स्किन हॉट ड्राई हो गया हो, डिलीरियम फील कर रहा हो या कन्वल्जन ऐंठन आ रहा हो या अनकॉन्शियस हो रहा हो तो उस कंडीशन में डॉक्टर को या एम्बुलेंस को इमिडिएटली बुलाना चाहिए। इंतजार करते समय में आपको क्या करना चाहिए, उस बंदे को कूल प्लेस पर ले जाना चाहिए, ठंडे जगह पर ले जाना है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है उसको लेटा देना है। लेटा करके उसका लेग्स और हिप्स को थोड़ा उठाना है। इससे जो क्या होगा कि ब्लड का फ्लो जो है हमारे ब्रेन में पहुंचेगा, जिससे स्ट्रोक होने से जो है हम लोग रोक सकते हैं। उसके कपड़े को उतारना है। उतारने के बाद फिर हमें एक्सटर्नल कूलिंग देना है, जैसे कि हम कोल्ड पैक्स दे सकते हैं उसके नेक पे, एक्जिला पे, ग्रोइन पे। और पंखा हमेशा जो है उसको हवा देते रहना चाहिए। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री पर पानी का जो है उसके स्किन पे छिड़काव करते रहना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, लेकिन पैरासीटामोल, एसिटाइल सैलिसाइलिक ये सब नहीं देना है खुद से। हीट वेव के दौरान हमें घर को ठंडा रखने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, आपको अपने रहने की जगह को ठंडा रखना चाहिए। कमरे के तापमान को 8 से 10 के बीच 1 बजे दिन में और रात को 10 बजे के बाद मेजर करें। आइडियली कमरे का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के दौरान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा जाना चाहिए। यह इन्फेंट्स और 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र जिनको क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है के लिए ज़रूरी है। रात और सुबह जब बाहर का तापमान कम हो तो अपने घर की सभी खिड़कियां और शटर खोल देनी चाहिए। दिन के दौरान खिड़कियां और शटर बंद करें, स्पेशली जो सन साइड में हो। आर्टिफिशियल लाइट जैसे बल्ब और जितना पॉसिबल हो उतने इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जो है बंद करके रखना चाहिए। ठीक है, खिड़कियां पर शेड्स, ड्रेपरिया, सामियाना या लोवर लटकाएं जो सुबह या दोपहर को सूरज पाता हो। कमरे की हवा को ठंडा करने के लिए गीले तौलिया भी लटका सकते हैं। गीले तौलिया लटकाना चाहिए। नोट कीजिएगा कि एयर की ह्यूमिडिटी सेम टाइम बढ़ सकता है। इलेक्ट्रिक फैंस रिलीफ दे सकता है, लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है हीट रिलेटेड इलनेस को रोक नहीं सकता है। इस कंडीशन में फ्लूइड्स या ओआरएस पीना महत्वपूर्ण होगा।
हीट रिलेटेड इलनेस में क्या होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा हीट का एक्सपोजर हो रहा है तो आपका कार्डियक आउटपुट जो है बढ़ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और जो ड्रग्स ले रहे हैं उसके एफिकेसी को घटा सकता है या उसके टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकता है। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है हीट के लिए? तो जैसा कि हम बताएं, इल्डरली पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होता है, जिसको डिमेंशिया हो या किसी वैसे बंदे जो इसको पहले से जो है डिजीज वगैरह हो, कोई सर्टेन मेडिकेशन ले रहा हो, या हाइड्रेशन की का लेवल जो है उसका जो है नॉर्मल नहीं है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, लिविंग एलोन, अगर अकेले रहने वाला बंदा हो उसको, या हाउसिंग जैसे कि कोई ऐसा हायर फ्लोर पे कोई रह रहा हो जिसका सनलाइट जो है डायरेक्ट उसके घर पे पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन वाले वैसे लोग जो है वल्नरेबल में रहते हैं। रिमाइंडर क्या करना चाहिए? हमेशा जो है सफिशिएंट वाटर लेना चाहिए। ये पाथ के द्वारा जो ये रिलीज हुआ था वो चीज़ है, उसको रिमाइंडर में मैंने दिया है कि पानी जो है सफिशिएंट लेना चाहिए। अगर प्यास नहीं भी लगी है फिर भी पानी पीते रहना चाहिए। लाइट क्लॉथ वियर लेना चाहिए, मतलब कपड़ा जो है एकदम लाइट वेटेड होना चाहिए, लाइट कलर्ड होना चाहिए, लूज होना चाहिए। पोरस कॉटन क्लॉथ्स होना चाहिए। पोरस का मतलब छिद्र वाला जो होता है कॉटन क्लॉथ्स, उस तरह का होना चाहिए। गूगल्स पहनना चाहिए, अम्ब्रेला या हैट लगाना चाहिए, शूज या चप्पल से जब बाहर हम जा रहे हैं सन में, तो उस कंडीशन में जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पानी साथ में ले लेना है। अगर हम बाहर काम कर रहे हैं तो हैट या अम्ब्रेला का यूज़ करना चाहिए। हेड के ऊपर जो है डैम्प क्लॉथ रखना चाहिए, नेक पे, फेस पे या लिम्स पे, ये सब पे जो डैम्प क्लॉथ रखना चाहिए। अगर आप फैंट या इल महसूस कर रहे हैं, बीमार टाइप का फील कर रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। ओआरएस का घोल हम लेना चाहिए होममेड ड्रिंक्स में, जैसे लस्सी, तोरानी, राइस वाटर, मतलब जिसको राइस वाटर जो बोलते हैं गांव देहात में हम लोग, मार, वो मार पीना चाहिए। लेमन वाटर, बटर मिल्क एक्सेट्रा ले सकते हैं जो रिहाइड्रेशन को, बॉडी को रिहाइड्रेट कर सके। हमेशा एनिमल्स को शेड, छायेदार जगह पे रखना चाहिए। अगर कोई आपका पेट वगैरह है तो उसको छायेदार में रखना चाहिए, उसको भी पानी या ड्रिंक जो है देना चाहिए प्लेंटी। रूम को ठंडा रखना चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसके लिए जो है कर्टेन, शटर्स, रात में के समय जो है विंडो को खोल देना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था कि रूम को किस तरीक़ा से ठंडा रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है करनी। फ़ैन का इस्तेमाल करना चाहिए और ठंडे पानी से हमेशा नहाना चाहिए, फ्रीक्वेंटली नहाना चाहिए। इस तरीक़ा से जो है आप हीट को बीट कर सकते हैं। क्या लेना चाहिए? दिन के समय में ख़ास करके 12 से 3 बजे के बीच में जो है नहीं निकलना चाहिए। स्ट्रीनुअस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप जो है काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी या बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आउटसाइड टेम्परेचर हाई होता है तो उसको जो अवॉइड करना चाहिए। और 12 से लेकर के 3 बजे तक जो है बाहरी काम को जो है अवॉइड करना चाहिए। टी, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। हाई प्रोटीन वाले फूड को अवॉइड करना चाहिए और स्टेल फूड नहीं लेना चाहिए। जो बाहर का खाना पीना है वो सब जो है उससे परहेज करना चाहिए। किसी भी बच्चे को या अपने पालतू को जो है पार्क्ड व्हीकल्स के नज़दीक नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। धन्यवाद। ओके।